गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं, जिस लेसन का नाम है कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। देखो बच्चों, ये जो लेसन है वो एग्जाम की दृष्टि से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 8 नंबर का है, 8 मार्क्स का सिलेबस है। इसलिए इस जो लेसन है उसको ढंग से पढ़िएगा। एक और लेसन जो है जिसको आपने कंप्लीट कर लिया है जैव रसायन, वो भी 8 नंबर का था। ये दोनों पार्ट 8-8 नंबर के हैं, बाकी इससे कम नंबर के हैं। सबसे मैक्सिमम नंबर के जो मार्क्स के हैं वो ये 2 लेसन ही हैं। तो इस टॉपिक को, इस लेसन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेसन 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो इसका पार्ट है वो है जैव रसायन, अर्थात इसके अंदर है कृषि रसायन। कृषि रसायन में आप उर्वरक और पीड़कनाशियों के बारे में पढ़ेंगे, और उसका जो दूसरा पोर्शन है वो है बच्चों पर्यावरण प्रदूषण। तो दूसरे टॉपिक में अपन, इसके जो दूसरे वाले पोर्शन में अपन पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण वाला टॉपिक इजी है, आप पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन उसको अपन एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि उसका एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग उसका किस प्रकार से जो पर्यावरण प्रदूषण है वो रिलेटेड है आपके कृषि विज्ञान से संबंधित। तो ये टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, और उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं कृषि रसायन। देखो बच्चों, कृषि रसायन के बारे में यदि हम बात करें तो कृषि रसायन क्या होते हैं। देखो बच्चों, वे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं या फिर रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा निर्मित होते हैं, और ये फसलों के अंदर पोषण एवं उसकी सुरक्षा करने का काम करते हैं। इन पदार्थों को अपन कृषि रसायन के नाम से जानते हैं। कृषि रसायन के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक एवं जैव रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा निर्मित होते हैं, और ये फसलों को पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। इन्हें अपन जैव रसायन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यदि हम नोट करें तो यहां लिखते हैं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक या जैव रासायनिक या जैव रासायनिक प्रक्रमों द्वारा निर्मित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक या जैव रासायनिक प्रक्रमों द्वारा निर्मित होते हैं तथा ये फसलों को पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, जैव रसायन कहलाते हैं। देखो बच्चों, जैव रसायन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, वे केमिकल्स होते हैं जिनका निर्माण आपके रासायनिक और जैविक प्रक्रमों के द्वारा होता है, और ये फसलों को सुरक्षा और उसको पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो देखो बच्चों ये फसलों के उत्पादन को बढ़ाने का काम करते हैं, और साथ ही में फसलों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। अर्थात इनके प्रयोग के कारण फसल की जो उत्पादन क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, और फसलों में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनसे इनको सुरक्षा मिलती है। तो दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि ये फसलों का उत्पादन
उत्पादन बढ़ाने व फसलों की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। देखो बच्चों, ये फसलों का उत्पादन बढ़ाने और फसलों की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, जिन्हें अपन कृषि रसायन के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, ये जो कृषि रसायन हैं, उन कृषि रसायनों का उपयोग जो हरित क्रांति भारत के अंदर हुई थी 1965 से 1967 के बीच, उस हरित क्रांति के दौरान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया था। हम ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति के लिए एक उत्तरदायी जो कारक था वो आपके क्या था, कृषि रसायन ही थे, जिसके कारण आपके हरित क्रांति संभव हो पाई थी। उस समय भारत खाद्यान्न के दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं था, तो भारत को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए फसल उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए सुझाव दिए गए थे। उसके तहत ही आपके जो रासायनिक हैं, कृषि रसायन हैं, कृषि रसायन में उर्वरक हैं और आपके पीड़कनाशी हैं, उनकी खपत बढ़ाई गई, उनका निर्माण बढ़ाया गया और उनके उपयोग के द्वारा फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का काम किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कृषि रसायन का जो उपयोग है, उसका उत्पादन है और उसकी जो खपत है वो हरित क्रांति के बाद ही बढ़ना प्रारंभ हुई है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि हरित क्रांति जिसका काल 1965 से 1967 तक मानते हैं अपन, हरित क्रांति के दौरान ही कृषि रसायनों का उत्पादन व खपत बढ़ना प्रारंभ हो गई थी। अर्थात इससे पहले इतनी मात्रा में कृषि रसायनों का उपयोग नहीं होता था जितना आजकल हो रहा है, या इसके बाद होना प्रारंभ हुआ था। हरित क्रांति के बाद जो ये कृषि रसायन है, उनका उत्पादन और खपत ज़्यादा मात्रा में बढ़ना प्रारंभ हो गई। अब देखते हैं बच्चों अपन यहाँ पे कि ये जो कृषि रसायन जो होते हैं वो महंगे होते हैं, लेकिन इनके महंगे होने के बावजूद भी जो किसान होते हैं, जो कृषक होते हैं, वो इनका उपयोग अधिक करते हैं फसलों के अंदर। इसका कारण ये है कि इसके उपयोग से उत्पादन क्षमता बढ़ती है और फसलों को सुरक्षा मिलती है, इसलिए महंगे होने के बाद भी इनका उपयोग अधिक से मात्रा में किया जाने लगा है। लेकिन फिर भी अपने को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपने को कृषि रसायनों का जो उपयोग करना है वो एक नियत उपयुक्त विधि और उपयुक्त विधि के साथ सही मात्रा में अपने को इसका उपयोग करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से कई प्रकार की हानियां हो जाती हैं, तो ध्यान रखना है कि इसका उपयोग सही और उपयुक्त विधि के माध्यम से किया जाना चाहिए। ध्यान रखना है कि इनका उपयोग सही मात्रा व विधि से किया जाना चाहिए। देखो बच्चों, कृषि रसायनों का उपयोग यदि उचित मात्रा में नहीं किया जाता है तो पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं कृषि रसायनों के प्रकार। आगे है बच्चों अपना कृषि रसायनों के प्रकार। कृषि रसायनों के प्रकार। देखो बच्चों, कृषि रसायनों के प्रकारों की बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार के कृषि रसायन होते हैं।
जिन्हें अपन एक को रासायनिक उर्वरक बोलते हैं और दूसरे वाला जो प्रकार है उसको कहते हैं पीड़कनाशी। एक रासायनिक उर्वरक है और दूसरा है पीड़कनाशी। तो अपन यहाँ लिख देते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है बच्चों इसका वो है रासायनिक उर्वरक और दूसरा जो प्रकार है बच्चों वो है पीड़कनाशी। एक है रासायनिक उर्वरक और दूसरा है पीड़कनाशी। इन दो भागों के अंदर अपन इनको बांट देते हैं कृषि रसायनों को। सबसे पहले अपन यहाँ पे रासायनिक उर्वरकों की बात करेंगे और फिर पीड़कनाशियों की बात करेंगे। क्या होता है, क्या है ये, इनका उपयोग कैसा होता है, निर्माण कैसे होता है इनका, साथ में इनके अधिक मात्रा में उपयोग करने से, कम मात्रा में उपयोग करने से किस प्रकार से ये फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं पहला नंबर का अपना जो टॉपिक है वो है रासायनिक उर्वरक। देखो बच्चों, रासायनिक उर्वरक की अगर हम बात करें तो ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं ये बच्चों लगभग जो आपके हरित क्रांति हुई थी उसके बाद ही इनकी खपत और उत्पादन में वृद्धि हो गई थी। ये क्या होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो फसलों की पैदावार अर्थात उसके उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करते हैं। ये फसलों की पैदावार और उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो रासायनिक उर्वरक की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये रासायनिक संश्लेषित पदार्थ होते हैं या कृत्रिम रूप से निर्मित पदार्थ होते हैं। ये कृत्रिम रूप से निर्मित पदार्थ होते हैं जो फसलों की पैदावार बढ़ाने का कार्य करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये कृत्रिम रूप से निर्मित पदार्थ होते हैं जो फसलों की पैदावार अर्थात उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो भारत के अंदर 1906 के अंदर पहला रासायनिक उर्वरक बना था जिसको बोलते हैं एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। भारत में निर्मित पहला रासायनिक उर्वरक 1906 में बना है और जिसका नाम है सिंगल सुपर फास्फेट। तो अपन यहाँ नोट कर लेते हैं कि भारत में 1906 में पहला रासायनिक उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट जिसे एसएसपी कहते हैं, भारत में 1905 में पहला रासायनिक उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट बना था। इसका उत्पादन किया गया था भारत के अंदर। पहला जो रासायनिक उर्वरक है बच्चों वो है एसएसपी जिसका उत्पादन भारत में 1906 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें तो 1947 अर्थात आज़ादी के बाद की अगर हम बात करते हैं तो उस समय तक भारत में नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में केवल एक उर्वरक था और वो था अमोनियम सल्फेट। अर्थात भारत में 1947 में नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में केवल अमोनियम सल्फेट का उपयोग होता था। 1947 तक भारत में नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में केवल अमोनियम सल्फेट का उपयोग होता था। देखो बच्चों, 1947 तक भारत के अंदर नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में केवल अमोनियम सल्फेट का
उत्पादन और उपयोग होता था। 1956 के अंदर भारत के अंदर पहली बार यूरिया और 1967 के अंदर डीएपी का निर्माण प्रारंभ हुआ था। 1956 में भारत में यूरिया का निर्माण प्रारंभ हुआ और 1967 के अंदर डीएपी का निर्माण भारत के अंदर प्रारंभ हो गया था। 1956 में भारत में यूरिया व 1967 में डीएपी का उत्पादन व उपयोग प्रारंभ हुआ था। देखो बच्चों, इतिहास की अगर हम बात करें कि उर्वरकों का इतिहास क्या है, तो 1956 के अंदर भारत के अंदर यूरिया का उत्पादन और उपयोग होना प्रारंभ हुआ था और 1967 के अंदर भारत के अंदर डीएपी का उपयोग और उत्पादन प्रारंभ हो गया था। यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, 1951-52 के अंदर भारत के अंदर प्रति हेक्टेयर 0.5 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक का उपयोग होता था। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि हम देखें तो 1950-51 के दौरान भारत के अंदर 0.5 कहने का मतलब आधा किलो रासायनिक उर्वरक आपके प्रति हेक्टेयर के अंदर दिया जाता था 1951-52 के अनुसार। अगर हम डाटा 2016-17 का लें तो वर्तमान में भारत के अंदर प्रति हेक्टेयर 158 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। अर्थात भारत में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के अंदर जो वृद्धि हुई है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी यदि हम अन्य देशों की तुलना करें तो चीन, जापान और यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी भारत रासायनिक उर्वरक की खपत की दिशा में बहुत कम है। इन देशों के अंदर 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है। भारत के अंदर वर्तमान में 2016-17 के डाटा के अनुसार 158 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक की खपत है, जो 51-52 में आधा किलो से ज़्यादा है। लेकिन वर्तमान में ये अन्य देशों की तुलना में बहुत कम मात्रा में है। तो अपन यहाँ नोट कर लेते हैं कि 1951-52 में रासायनिक उर्वरकों की खपत 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर थी, जो 2016-17 में 158 किलोग्राम प्रति हेक्टर हो गई है। अर्थात 1951-52 की तुलना में हम ज़्यादा मात्रा में उर्वरक उपयोग कर रहे हैं कृषि के अंदर, लेकिन अन्य देशों की तुलना में अभी भी कम मात्रा में इन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं कि किस किस रासायनिक उर्वरक का उपयोग किस किस मात्रा में किया जाने लगा है। देखो बच्चों, 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार यदि हम बात करें, 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार ये कह सकते हैं अपन कि एनपीके नाइट्रोजन और फास्फोरस की खपत के हिसाब से भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो एनपीके के आधार पर 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन और यूएसए के बाद तीसरे स्थान पर है एनपीके खपत की रूप में। तो यहाँ पर कुछ डाटा है उसको नोट कर लेते हैं। 2014-15 का डाटा है, सुनिए। 2014-15 के डाटा के अनुसार
अर्थात आंकड़ों के अनुसार नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस की खपत, नाइट्रोजन और फास्फोरस की खपत भारत में चीन व यूएसए के बाद तीसरे स्थान पर होती है। अर्थात भारत नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस की खपत के हिसाब से चीन और यूएसए के बाद तीसरे स्थान पर आता है। यदि हम बात करें कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की खपत में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। अर्थात भारत के अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस की खपत में तीसरे स्थान पर है भारत विश्व में, जबकि इन तीनों की खपत के हिसाब से यदि हम देखें तो विश्व में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। इसी हिसाब से यदि हम देखें तो आपके जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही के अंदर चीन के बाद विश्व के अंदर दूसरे स्थान पर भारत है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि केवल नाइट्रोजन व फास्फोरस की खपत में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की खपत के हिसाब से यदि हम देखें तो भारत दूसरे स्थान पर आ जाता है खपत के हिसाब से। इसी हिसाब से यदि हम पोटेशियम की बात करें तो इसके अंदर, पोटेशियम के अंदर जो भारत है वो आपके चौथे स्थान पर है। पोटेशियम के उत्पादन और खपत के हिसाब से, पोटेशियम की उत्पादन व खपत के हिसाब से, खपत के अनुसार भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत जो है विश्व में चौथे स्थान पर है। किसके अनुसार? भारत विश्व में चौथे स्थान पर है पोटेशियम की खपत के अनुसार। ये भारत के अंदर कुछ उर्वरकों की खपत और उत्पादन की बात अपन ने की है। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक जो उर्वरक हैं बच्चों, वो वैसे तो अपने लिए लाभदायक हैं, फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं। ज़्यादा मात्रा में फसल उत्पादन होने से कृषक को भी फायदा होता है और कच्चे माल के रूप में उद्योगों को भी विकास में सहायता मिलती है। लेकिन रासायनिक उर्वरकों की मांग ज़्यादा बढ़ने के कारण कई प्रकार का जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। तो अपन यहाँ कुछ हानियों की बात कर लेते हैं, बाकी ज़्यादा हानि अपन पर्यावरण प्रदूषण के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ अपन बात करते हैं कि जो पर्यावरण प्रदूषण है वो किस प्रकार से हो रहा है या रासायनिक उर्वरकों से किस प्रकार से हानियां हो रही है। तो अपन यहाँ नोट कर लेते हैं, रासायनिक उर्वरकों से हानियां। रासायनिक उर्वरकों से हानियों की बात यदि हम करते हैं बच्चों, तो सबसे पहली बात यह है कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो जल के साथ घुलकर भूमिगत जल के अंदर चले जाते हैं। बरसात का जल होता है जिसके परिणाम स्वरूप ये उर्वरक जल में घुलते हैं और घुलने के बाद ये मृदा के भूमिगत जो जल है उसमें चला जाता है और भूमिगत जल को दूषित कर देते हैं। तो पीने योग्य जो जल होता है, भूमिगत जल होता है, वो दूषित हो जाता है। तो पहला अपन यहाँ कमी लिखते हैं कि ये रासायनिक उर्वरक जल के साथ घुलकर, ये रासायनिक उर्वरक जल के साथ
घुलकर भूमिगत जल में निक्षालित होकर, इसको ऐसे लिखो आप कि के साथ घुलकर निक्षालित हो भूमिगत जल में, निक्षालित हो भूमिगत जल में मिल जाते हैं। ये रासायनिक उर्वरक बच्चों जल के साथ घुलकर निक्षालित हो जाते हैं और भूमिगत जल में मिल जाते हैं, जिससे भूमिगत जल क्या हो जाता है बच्चों, दूषित हो जाता है। दूसरी बात करें अपन तो ये जो पानी का बहाव होता है, नदियां जो होती हैं, पानी जो बहकर जाता है उसके साथ ऊपरी सतह पर बहते हुए तालाबों के अंदर, जलाशयों के अंदर, झीलों के अंदर ये एकत्रित हो जाते हैं। अर्थात ये रासायनिक उर्वरक जल के साथ बहकर तालाबों और नदियों में, नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, इनके अंदर एकत्रित हो जाते हैं। जब इनकी मात्रा अर्थात रासायनिक उर्वरकों की मात्रा तालाब और जलाशयों में ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो ये क्या करते हैं, जलाशयों के अंदर स्थित जो पौधे होते हैं जैसे शैवाल हैं, अन्य जलीय पादप जो हैं, की मात्रा में वृद्धि कर देता है, क्योंकि ये पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व की मात्रा जब शैवाल को ज़्यादा मात्रा में मिलती है तो वो वृद्धि करता है और उसकी जलाशय में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। शैवाल की अत्यधिक वृद्धि जो जलाशय में होती है उसको शैवाल ब्लूम के नाम से जाना जाता है। शैवाल ब्लूम की स्थिति के अंदर जो जलाशय होता है उस जलाशय में बहुत अधिक मात्रा के अंदर शैवाल एकत्रित हो जाते हैं और पूरा तालाब जलाशय शैवालों से भर जाता है। जब ज़्यादा मात्रा में शैवाल हो जाते हैं तो जल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो जल होता है उसमें घुली हुई ऑक्सीजन होती है। इस ऑक्सीजन को शैवाल ग्रहण कर लेते हैं और अन्य जो जीव हैं वो धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि आपके रासायनिक उर्वरकों की मात्रा ज़्यादा होने से शैवाल ब्लूम की स्थिति जलाशयों में उत्पन्न हो जाती है, जिससे जो जीव होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक हानि बच्चों ये भी है कि शैवाल ब्लूम की स्थिति भी आपके इसी के कारण उत्पन्न होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रासायनिक उर्वरकों के जल के साथ बहकर जलाशयों में चले जाने से जलाशयों में शैवाल ब्लूम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जलाशयों में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। देखो बच्चों, शैवाल ब्लूम की स्थिति रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से होती है। रासायनिक उर्वरक जलाशयों में चले जाते हैं, शैवाल ब्लूम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं ये भूमिगत जल में चले जाते हैं और भूमिगत जल दूषित हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें तो पीने योग्य जल के अंदर यदि आपके नाइट्रेट जो होता है वो 45 ppm से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जल दूषित हो जाता है और इस जल के परिणाम स्वरूप कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं मनुष्य के अंदर। तो यहाँ पे अपन एक और इसकी हानि लिख लेते हैं कि पीने योग्य जल में
नाइट्रेट 45 ppm से ज़्यादा हो जाने पर यह जल दूषित हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों, 45 ppm से ज़्यादा यदि नाइट्रेट की मात्रा जल में हो जाती है तो यह जल दूषित हो जाता है। और एग्जाम्पल है बच्चों, लेकिन उनकी बात अपन पर्यावरण प्रदूषण के अंदर बात करेंगे। अपन ने यहाँ आज क्लास में कृषि रसायनों के बारे में बात की है, क्या होते हैं कृषि रसायन। फिर अपन ने बात की है कृषि रसायन के इतिहास के बारे में, और फिर अपन ने कृषि रसायनों के प्रकार के बारे में चर्चा की है, जिसके अंदर कृषि रसायनों के उपयोग में पहला है आपके रासायनिक उर्वरक, जिसके अपन ने इतिहास और उपयोग और कमी के बारे में देख लिया है। कल की क्लास में अपन कृषि रसायन का जो दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं पीड़कनाशी, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।